नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारा आज का विषय होगा भारत में तुर्कों का आगमन। इससे पहले आपने देखा, जैसा कि हमने पढ़ा है इस्लाम का उदय, इससे पहले पढ़ चुके हैं, और अरबों के आक्रमण हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जो तुर्कों के आगमन हैं, कौन कौन से मुख्य शासक रहते हैं और उनके क्या उद्देश्य रहते हैं, और हिंदुस्तान पर उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, किसी प्रकार से जो उनके प्रभाव है उनके बारे में जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत पर आक्रमण करने वाले जो प्रथम आक्रमणकारी थे मुसलमानों में देखा जाए तो अरब थे, और उसके बाद हम देखें तो तुर्क भारत पर या हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं। अरबों के द्वारा सिंध को विजित कर लिया जाता है, लेकिन अपने साम्राज्य में या राज्य में उसे मिलाना उपयुक्त नहीं समझा जाता। अरब जो थे, लगभग हम देखेंगे पहले 100 वर्षों तक अरबों ने पहले 100 वर्षों तक अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया था। लेकिन हम देखेंगे 100 वर्षों के भीतर भीतर उनमें जो उनका धार्मिक उत्साह था, अरबों का क्या था, जो धार्मिक उत्साह व शक्ति थी, वो दोनों ही क्या है, जल्दी ही निष्प्राण हो जाती हैं या समाप्त हो जाते हैं। उनमें जो ऊर्जा थी, जो उत्तेजना थी, वो क्या हो जाता है, 100 वर्षों के भीतर ही वो निष्प्राण हो जाती हैं। इसके बाद जो तुर्क है, तुर्क शासक आते हैं। कौन आते हैं अरबों के बाद? कौन आते हैं? तुर्क शासक आते हैं। तुर्क जो थे ये क्रूर थे, काफ़ी क्रूर थे, साहसी भी थे। क्रूर होने के साथ साथ साहसी भी थे, महत्वाकांक्षी भी थे। इनके द्वारा क्या किया जाता है, अरबों के हाथ से, अरबों व ईरानियों के हाथ से जो नेतृत्व है अपने हाथ में ले लिया जाता है, और हिंदुस्तान की तरफ आक्रमण किए जाते हैं। गजनी जो इनका राज्य है उस पर अधिकार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो तुर्क हैं, इनका जो दृष्टिकोण था, मूल रूप से हम देखें इनका दृष्टिकोण भौतिक था, तथा इस्लाम धर्म के नवीन अनुयायी होने के कारण यह धर्मांध भी अत्यधिक थे, तथा इन्होंने जल्दी ही विश्व की प्रगतिशील शक्तियों में अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। किसने? तुर्कों ने। तो आज हम तुर्कों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तुर्कों का जो निवास स्थान था वो कहाँ पर था, किस जगह था। तो इसमें हम देखेंगे गजनी निवास स्थान रहता है मध्य एशिया में। हम देखें इस प्रकार से, हम देखेंगे यह भारत का क्षेत्र रहता है, इस प्रकार से यह भारत का क्षेत्र रहेगा। यहाँ का जो एरिया है मध्य एशिया का ऊपर एरिया रह जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या था, गजनी था। इसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पर गौर प्रदेश था। इधर हम देखेंगे हेरात रह जाता है। कौन सा क्षेत्र रह जाता है? हेरात का क्षेत्र रह जाता है। तो गजनी तुर्कों का निवास स्थान था। सबसे पहले हम देखेंगे अल्पतगीन, इनका जो संस्थापक था, तुर्क साम्राज्य का जो संस्थापक रहता है वो कौन रहता है? संस्थापक रहेगा अल्पतगीन। यह क्या था? एक दास था। अल्पतगीन क्या एक था? दास था। अल्पतगीन के द्वारा हम देखेंगे गजनी को क्या किया जाता है, अपनी राजधानी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गजनी को अपनी राजधानी बनाया जाता है, यहीं से अपना यह शासन करता है। इसके बाद हम देखेंगे जो सबुक्तगीन आता है। अल्पतगीन था जो, इसके बारे में हम थोड़ी बात करें तो अल्पतगीन अब्दुल मलिक का दास था। अब्दुल मलिक का दास था। उसके बाद यह गजनी को अपना निवास स्थान बनाता है तथा अपनी राजधानी बना लेता है। इसके बाद हम बात करें तो आता है सबुक्तगीन।
अगला शासक है सुबुक्तगीन। अल्पतगीन के बाद अगला गजनी का जो शासक बनता है सुबुक्तगीन बनता है। यह भी क्या था? दास था। यह नासिर हाजी की, जो नासिर हाजी है, नासिर हाजी नामक व्यापारी से खरीदा जाता है। इसे जो सुबुक्तगीन है इसे नासिर हाजी नामक व्यापारी से खरीदा जाता है और यही दास जो है आगे चलकर गजनी का शासक बनता है। जब यह गजनी का शासक बनता है तो हिंदुस्तान की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पीछे हमने देखा हिंदुस्तान का जो क्षेत्र है यहाँ पर हिंदू शाही साम्राज्य, यहाँ पर हिंदू शाही साम्राज्य था। इस जगह पर हम देखें तो हिंदू शाही साम्राज्य था जिसका हमेशा ही गजनी के लिए खतरा बना रहता था। कोई भी महात्माकांक्षी या प्रतापी शासक रहता है वह अपनी सीमा पर किसी खतरनाक साम्राज्य या शासक को नहीं देखता। उसे पता है कभी न कभी ये इस पर आक्रमण करेगा जो उसकी स्टेट के लिए या राज्य के लिए खतरा बना रहता है। तो इसलिए हम देखेंगे सुबुक्तगीन है जो इसका जो संघर्ष है वो लंबे समय तक हिंदू शाही शासकों से चलता रहता है क्योंकि यह बिल्कुल इसकी सीमा पर था। यही आगे चलकर हम देखेंगे चौहानों का जो संघर्ष है इन तुर्कों से इसी सीमा विवाद को लेकर या सीमा पर दो बड़े राज्य होते हैं उनको लेकर इनमें संघर्ष होता रहेगा। तो हम आगे चलेंगे यहाँ से। हिंदू शाही सुबुक्तगीन का जो संघर्ष है वो हिंदू शाही शासकों से लंबे समय तक चलता है क्योंकि हम देखेंगे जो हिंदू शाही शासक है इसकी सीमा पर एक बड़ा साम्राज्य था या एक बड़ा राज्य था और सुबुक्तगीन जो है इसी के साथ हम देखेंगे सुबुक्तगीन जो है हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक भी बनता है तथा इसके बाद जो अगला शासक रहेगा या अगला शासक आएगा वो कौन रहेगा? महमूद गजनवी रहेगा जो काफ़ी फेमस रहता है, जो 1000 ईस्वी से लेकर के लगभग 1027 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करता है। वो भी क्या होता है? एक दास होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुबुक्तगीन के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अगला शासक बनता है। तो इससे पहले हम थोड़ा फिर से इसको रिपीट कर लें। महमूद गजनवी पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे तुर्कों का आगमन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तुर्कों के आगमन की बात करें तो अरब जो लोग थे सबसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए, लेकिन जल्दी हम देखेंगे 100 वर्षों में इनका जो उत्साह और शक्ति है वो क्या हो जाती है? ठंडी पड़ जाती है। जो अरब खलीफाओं की बात करें, जो खलीफा थे या दुर्बल हो चुके थे, इनका जीवन विलासपूर्ण हो चुका था जिसकी वजह से यह ठंडे पड़ जाते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और दूसरी तरफ हम देखेंगे जो तुर्क थे, एक तो नवीन इस्लाम धर्म के अनुयायी होने के कारण यह धर्मांध थे और दूसरा एक हम देखेंगे युवा शक्ति, मान लो एक किशोरावस्था में किसी नई शक्ति का आगमन होना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो धर्मांध अनुयायी होने के कारण तथा क्रूर होने के कारण इन्होंने क्या किया? जो इस्लाम का नेतृत्व है अपने हाथ में ले लिया तथा आसपास के क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया और गजनी से ये अपना जो नींव है इनकी टिकती है और गजनी से अपने साम्राज्य का विस्तार यह शुरू करते हैं। तो पहला जो शासक इनका रहता है वो कौन सा रहता है? अल्पतगीन इनका प्रथम शासक रहता है जो अब्दुल मलिक का दास था। किसका दास था? अब्दुल मलिक का दास था जो गजनी को अपनी राजधानी बनाता है। गजनी की स्थिति देखें तो भारत से हम देखेंगे यह भारत का क्षेत्र है और गजनी मध्य एशिया में था और हिंदू शाही शासक इसके सीमा पर थे। यहाँ पर हम देखेंगे गौर का प्रदेश है, बाद में हम पढ़ेंगे जब मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं गौर का क्षेत्र है, नीचे गजनी का क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदू शाही शासक हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे सिंध मुल्तान के क्षेत्र रहेंगे। और अल्पतगीन राजधानी किसे बनाता है? अपनी गजनी को बनाता है। इसके बाद जो अगला दास
शासक रहता है वह भी दास होता है। सुबुक्तगीन जो है उसे नासिर हाजी नामक व्यापारी से खरीदा गया था। मंडियाँ लगती थी दासों की और वहाँ से जो शासक होते थे अपने योग्य दास होता था उसे खरीद कर लाते थे। और सुबुक्तगीन का जो संघर्ष है वो हिंदू शाही शासकों से लंबे समय तक चला और सुबुक्तगीन को श्रेय है भारत पर या हिंदुस्तान पर प्रथम तुर्क शासक जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। तो अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे महमूद गजनवी। अगला शासक सुबुक्तगीन के बाद जो बनता है, सुबुक्तगीन की जो विजय थी उन्हीं विजयों को देखकर इन्हें भी लालच होता है। भारत की संपदा के लिए काफ़ी लूट का माल है जो सुबुक्तगीन भारत से ले गया था, उन्हीं को लेकर जो महमूद गजनवी है इसकी लालसा भी बढ़ती है भारत पर आक्रमण करने की। जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है तो इसके द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए जाते हैं। महमूद गजनवी के द्वारा 1000 से लेकर के हम देखेंगे 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किए जाते हैं। इसके जो मुख्य उद्देश्य हम यहाँ पर हम देखेंगे, उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य क्या रहते हैं महमूद गजनवी के। भारत की धन संपदा थी, जो भारत की धन संपदा है वो ललायित करती है, आकर्षित करती थी गजनी से आने वाले शासकों को या मध्य एशिया के शासकों को। दूसरा जो इसका कारण था वो क्या था, इस्लाम का प्रचार करना। इस्लाम का प्रचार करना। जब हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया तो एक इसका महान साहित्यकार है, इतिहासकार है उत्बी। तो उत्बी इनके साथ आया था। कौन आया था? उत्बी इनके साथ आया था। उत्बी के अनुसार महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का क्या रहा? इस्लाम का प्रचार रहा तथा इसने महमूद गजनवी के आक्रमण जो हैं उन्हें जिहाद करार दिया गया है तथा बुत प्रस्ती को समाप्त कर इस्लाम धर्म का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य बताया है। लेकिन बहुत से इतिहासविद हैं इसे नहीं मानते हैं। उनका जो मुख्य उद्देश्य धन संपदा को लूटना ही या हिंदुस्तान के साम्राज्य को लूटना ही इसका कारण माना जाता है। एक इतिहासविद है हैवेल, जिसके अनुसार जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी बगदाद को भी उसी जो बगदाद है, बगदाद को भी उसी निर्दयता से लूटता अगर उसे उतना ही धन प्राप्त होता जितना कि सोमनाथ की लूट से हुआ था। महमूद गजनवी को उसने निर्दयी बताया तथा हैवेल ने कहा है कि इसका जो धन संपदा लूटने का कारण ही मुख्य बताया गया है, ना कि इस्लामिक प्रचार को। और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे जो महमूद गजनवी है, यहाँ पर हम देखेंगे जो गजनवी मध्य एशिया का क्षेत्र है, यहाँ पर भारत का क्षेत्र रह जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पश्चिम में पर्शिया के या ईरान के शासक थे, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसक्शन मध्य एशिया का क्षेत्र रह गया। इनके द्वारा महमूद गजनवी के द्वारा इन तरफ भी आक्रमण किया गया जो क्या थे, एक मुस्लिम स्टेट थी। तो हैवेल इसी कारण कहते हैं, अगर या बहुत से इतिहासविद हैं इसी कारण कहते हैं कि अगर इस्लाम का प्रचार ही मुख्य कारण होता तो वह इन इस्लामिक स्टेटों पर, इन इस्लामिक कंट्रियों पर आक्रमण नहीं करता। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, धन संपदा का मुख्य कारण इसमें माना जाएगा। महमूद गजनवी का जो मुख्य कारण है हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का, तो हिंदुस्तान की धन संपदा ही रहेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे हिंदू शाही शासक, इसकी सीमा पर हम देखेंगे हिंदू शाही शासक है, हिंदू शाही शासक हैं, उनका सर्वनाश करना रहता है क्योंकि एक बड़े साम्राज्य को, वही बात जो सुबुक्तगीन के समय हमने पढ़ी, बड़े साम्राज्य हमेशा एक शासक की आँख की किरकिरी बने रहते हैं। और भी बहुत से कारण हैं, जैसा हम देखेंगे कि इनका जो पूर्व के साम्राज्य है, पश्चिम के साम्राज्य, यह पश्चिम दिशा है, यह पूर्व की दिशा है। यह जो शासक है पूर्व दिशा के, पश्चिम दिशा के, इस दिशा के काफ़ी शक्तिशाली थे और इनके साम्राज्य का विस्तार है जो इस तरफ उतना संभव नहीं था जितना कि इस तरफ था। फिर अगला कारण हम देखेंगे यहाँ पर
भारत के मंदिर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। क्या थे? आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहते हैं। तथा इसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पर मूर्ति पूजा या मूर्तियों के साथ साथ अपार धन संपदा विद्यमान थी। यहाँ पर हम देखेंगे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इतनी अपार संपदा थी, इतने भरे पड़े थे जो आकर्षित करते थे जो मुस्लिम शासक हैं इनको। और दूसरा कारण जो रहता है मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने का कारण जो रहता है, मूर्तियों का जो तोड़ना है वो इनकी एक रणनीति होती थी। क्या होती थी? रणनीति होती थी। जो मुस्लिम भाई हैं, इनके जो मुस्लिम भाईचारा है उनकी सहानुभूति प्राप्त करना। क्या? सहानुभूति प्राप्त करना मूर्तियों को तोड़ने का एक कारण बनता था, क्योंकि धन संपदा और हीरे जवाहरात, सोना चांदी तो बहुत सा इन्हें यहाँ से मिलता था, लेकिन दूसरा रणनीति का कारण रहता था ताकि वह अपने जो मुस्लिम अनुयायी हैं वो उनके साथ बने रहे और उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा मंदिरों को और मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठता है। महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठता है तो उस समय जो खलीफा है, खलीफा अल कादिर बिल्लाह, कौन है? अल कादिर बिल्लाह होते हैं जो इसे सम्मान के रूप में महमूद गजनवी को एक चोगा भेजती है तथा उसे हिंदुस्तान पर हर वर्ष अभियान करने के लिए उत्साहित करते हैं, या हिंदुस्तान पर हर वर्ष अभियान करने के लिए उन्हें प्रतिज्ञा दिलवाते हैं तथा खलीफा उन्हें हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए अपना सेनापति प्रतिनिधि भी नियुक्त करता है। तो इस प्रतिज्ञा को लेकर जो महमूद गजनवी है वो भारत पर क्या करता है? 17 बार लगातार आक्रमण करता है। जो उसका पहला आक्रमण है 1000 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी को शुरू होता है और जो उसका अंतिम आक्रमण है 1027 ईस्वी में जाटों पर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण, प्रथम आक्रमण है 1000 ईस्वी में कब होता है? सीमांत राज्यों पर, हिंदुस्तान के जो सीमावर्ती राज्य हैं उन पर होता है। और दूसरी बात करें उसका जो अंतिम आक्रमण है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो है वो कहाँ होता है और कब होता है? आक्रमण 1027 ईस्वी को होता है और जाटों पर होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप कितने आक्रमण उसके द्वारा किए जाते हैं। और दूसरा उसका आक्रमण है, यहाँ पर हम देखेंगे 1001 ईस्वी में होता है। 1001 ईस्वी में होता है। किस पर होता है? जयपाल पर उसका 1001 ईस्वी में आक्रमण होता है। और यहाँ पर उतबी इसका उल्लेख करता है जब महमूद गजनवी इस पर अपना आक्रमण करता है तथा जयपाल तथा उसके पुत्र पौत्र नातियों को बंदी बना लेता है तथा उन्हें रस्सियों से कसकर बांधा जाता है और किसके समक्ष पेश किया जाता है? महमूद गजनवी से। और उसके सामने शर्तें रखी जाती हैं कुछ, और जयपाल के द्वारा 25 हाथी व 2.5 लाख दिरहम देना स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद वह उसके पुत्रों को बंदे के रूप में रखता है। जब तक वह इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो उन्हें बंधक के रूप में रखा जाएगा। इसके अलावा हम देखें उतबी कहता है कि जब उन्हें रस्सियों से बांधकर पीछे हाथ किए जाते हैं और बांधे जाते हैं और उनकी गर्दनों पर चोट की जाती है तो ये चीज़ें जो होती हैं महमूद गजनवी को काफ़ी लज्जित करती हैं। और इसी को लेकर महमूद गजनवी है जयपाल है जो इतना लज्जित होता है कि वह चिता बनवाकर स्वयं अग्नि को भेंट हो जाता है, यानी कि अग्नि में जलकर खाक हो जाता है। तो इसी प्रकार उसका 1001 ईस्वी का जो आक्रमण है वो जयपाल पर होता है। दूसरा आक्रमण, इसका जो दूसरा आक्रमण है, आक्रमण कहाँ होता है? मुल्तान पर होता है। कहाँ होता है? मुल्तान पर होता है। मुल्तान का शासक था फतेह दाऊद, जो करमाती संप्रदाय का था।
किससे संबंधित था? कर्माती संप्रदाय से संबंध रखता था। महमूद गजनवी इससे बड़ी ईर्ष्या रखता था। ऐसा माना जाता है फतेह दाऊद के द्वारा मक्का पर आक्रमण किया जाता है तथा वहाँ से कुछ धार्मिक चिन्ह उठाकर वह मुल्तान अपने साथ ले आता है। जिस विषय को लेकर जो महमूद गजनवी है इस पर आक्रमण करता है और इसे परास्त भी करता है। और बाद में महमूद गजनवी, यहाँ पर हम देखेंगे जो जयपाल का वंशज है एक सुखपाल। कौन है? सुखपाल। इतिहासकारों का मानना, कुछ लेखकों का मानना है कि इसके द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है तथा इसका दूसरा नाम है नेवासा शाह। तो महमूद गजनवी मुल्तान का जो शासक है या गवर्नर है नेवासा शाह को नियुक्त कर चला आता है। परास्त किसे करता है? फतेह दाऊद को। कहाँ का? मुल्तान का नेवासा शाह अगला गवर्नर बनता है। लेकिन जैसे ही महमूद गजनवी यहाँ से वापस लौट जाता है तो नेवासा शाह जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म इसने स्वीकार किया था, इसे त्याग देता है। वापस महमूद गजनवी आता है और सुखपाल को परास्त कर देता है। इसके बाद हम देखें तो महमूद गजनवी अपना अगला आक्रमण, महमूद गजनवी अपना अगला जो आक्रमण है वो कहाँ पर करता है? आनंदपाल पर। उत्तर और पूर्व दिशा में हम देखें तो आनंदपाल पर अपना अगला आक्रमण करता है। आनंदपाल के द्वारा कन्नौज, कालिंजर, अजमेर व ग्वालियर के शासकों को साथ में लेकर क्या बनाया जाता है? एक संघ बनाया जाता है। किसके खिलाफ? महमूद गजनवी के खिलाफ। लेकिन हम देखेंगे महमूद गजनवी जब इस संघ को देखता है तो महमूद गजनवी है जो वो भी भयभीत हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे वह उत्साह का संवर्धन कर यहाँ पर पहुँचता और इस संघ पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भयानक युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। जैसे ही हम देखेंगे इस संघ का यहाँ पर पलड़ा भारी रहता है। लेकिन होता क्या है, इतने में जयपाल क्या है, अपने हाथी पर सवार होकर क्या युद्ध लड़ रहा था। इसका हाथी क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है। हाथी क्या करता है? भयभीत हो जाता है, युद्ध में तीरों की बौछार से भयभीत हो जाता है और युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग लेता है और अपनी ही सेना को रौंदने लगता है, जिस वजह से दूसरी सेना है जो तितर बितर हो जाती है। और इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे महमूद गजनवी का है जो भाग्य वो साथ देता है और विजय किसकी होती है? महमूद गजनवी की। यहाँ पर महमूद गजनवी की फिर से विजय हो जाती है और आनंदपाल जो है यहाँ पर परास्त हो जाता है। इसके बाद जो अगला आक्रमण है लगभग 1006 ईस्वी के आसपास होता है। महमूद गजनवी फिर अपनी सेना लेकर कहाँ आता है? 1006 ईस्वी में नागरकोट के दुर्ग पर आक्रमण करता है। किस दुर्ग पर करता है? नागरकोट के दुर्ग पर लगभग 1006 ईस्वी को आक्रमण करता है। जैसे ही तुर्क आक्रमणकारियों को टिड्डी दल की भांति आते देखकर जो दुर्ग के सैनिक हैं तो क्या करते हैं? दुर्ग के जो दरवाजे हैं उन्हें क्या छोड़ देते हैं? खुले छोड़ देते हैं और इस प्रकार से सरेंडर कर देते हैं मानो कोई कबूतर किसी बाज को उड़ता हुआ देखकर नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर खुले दिल से बड़े आराम से जो तुर्क सैनिक क्या करते हैं? नागरकोट को लूटते हैं। यहाँ से 200 मन सोना, 700 मन चांदी, पता नहीं कितने दिरहम यहाँ से मुद्रा उड़ा ले जाते हैं। तथा नागरकोट में पहली बार महमूद गजनवी या तुर्क जो सैनिक हैं कड़े हुए वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहली बार देखती हैं, जिन्होंने इतने बढ़िया जो वस्त्र हैं उनके दर्शन इससे पहले कभी नहीं किए थे। और ऐसी चीज़ें उन्हें फिर से भारत पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए प्रेरित करती हैं और लालच देती हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि तुर्क आक्रमणकारी थे, इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे, इस्लाम को स्वीकार किया था। लेकिन उससे पहले एक यह है लुटेरा प्रवृत्ति के होते थे, खानाबदोश होते थे, जो इन्होंने पहले कभी चीज़ें ये ऐसी वस्तुएं नहीं देखी थी जो उत्साह बढ़ती थी इनको अगले आक्रमण के लिए। तो फिर हम देखेंगे इसका जो अगला आक्रमण है 1015 ईस्वी में। कब? 1015 ईस्वी में 15 से 21 ईस्वी तक
महमूद जो गजनवी है वो किस पर आक्रमण करता है? कश्मीर पर अपना आक्रमण करता है। किस पर? कश्मीर पर आक्रमण करता है। लगातार 3 आक्रमण करता है, लेकिन क्या होता है? तीनों बार वह असफल हो जाता है। आखिरकार हम देखेंगे महमूद गजनवी के द्वारा कश्मीर की जो विजय है, इसकी नीति को क्या करता है? वो त्याग देता है। कश्मीर विजय की जो नीति है उसे क्या करता है? वो त्याग देता है। इसके बाद 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा किस पर आक्रमण किया जाता है? मथुरा पर। कहाँ आक्रमण किया जाता है? 1018 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण किया जाता है, जो कृष्ण जन्मभूमि है। जन्मभूमि है। कुछ इतिहासकार इसे हिंदुओं का क्या कहते हैं? हिंदुओं का बैथलहेम। हिंदुओं का बैथलहेम भी इसे कहते हैं। इस पर आक्रमण करता है। मथुरा का जो नगर है इतना सुंदर, इतना सुशोभित था, इससे पहले तुर्क आक्रमणकारी या मोहम्मद गजनवी ने इतना सुंदर नगर कभी नहीं देखा था। और उनकी आंखें हैं जो यहाँ पर चौंधे आ जाती हैं। ऐसे भवन मानो पृथ्वी पर ही स्वर्ग ले आए हो। और इतना सोना चांदी, हीरे जवाहरात, वह सोना चांदी की मूर्तियाँ यहाँ पर वह देखते हैं और देखकर चकित रह जाते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है बहुत सारे ऊंट व हाथियों पर उन्होंने सोना या स्वर्ण चांदी जितने भी हीरे जवाहरात से यहाँ से लाद कर ले जाते थे। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ यहाँ के भवन होते थे उन्हें बुरी तरह नष्ट कर देते थे। अपनी बर्बरता यहाँ पर वो दिखाते थे, जितना ले गए और बचा उसे नष्ट कर देते थे। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला आक्रमण होता है 1018 ईस्वी में, कहाँ पर होता है? कन्नौज पर होता है। कन्नौज आपने सुना है। जो कन्नौज है यहाँ पर हम देखेंगे, कन्नौज का क्षेत्र है। कन्नौज का जो क्षेत्र है उत्तर भारत में एक वृहत्त राज्य रहता है, एक बड़ा साम्राज्य रहता है, एक विस्तृत राजधानी रहती है, जैसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हर्षवर्धन है उत्तरी भारत का महान सम्राट हुआ है और कन्नौज इसकी राजधानी रही है। तो उत्तर भारत का सबसे विस्तृत जो राज्य है वो कौन रहता है? कन्नौज रहता है। और 1018 ईस्वी में यहीं पर कन्नौज पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। जब महमूद गजनवी का यहाँ पर हम देखेंगे आक्रमण होता है तो कन्नौज का शासक कौन रहेगा? तो कन्नौज का शासक रहता है उस समय राज्यपाल। शासक कौन रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल महमूद गजनवी के आक्रमण से क्या करता है? पहले ही भाग खड़ा होता है। तो यह बात चंदेल शासक विद्याधर को बिल्कुल भी रास नहीं आती। तभी विद्याधर क्या करते हैं? राजपूत शासकों का एक संघ बनाते हैं और राज्यपाल की हत्या करते हैं। जब महमूद गजनवी को इस बात का पता चलता है तो वो आग बबूला हो उठता है, क्योंकि वह राज्यपाल के भाग जाने के बाद लूट कर यहाँ से चला गया था। लेकिन इस कहानी का उसे पता चला तो महमूद गजनवी क्या करता है? विद्याधर पर आक्रमण करता है। यहाँ पर भी एक भीषण संघर्ष देखने को मिलता है। महमूद गजनवी को भी ऐसा लगा कि संघ के सामने वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन रात को ऐसा हुआ कि विद्याधर हिल जाता है। उसे लगता है कि महमूद गजनवी के सामने वो टिक नहीं पाएगा, तो विद्याधर क्या करता है? यहाँ से फरार हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सोमनाथ पर आक्रमण कब होता है? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ कहाँ पर स्थित है? गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा में सोमनाथ स्थित था। ऐसा माना जाता है कि जो महमूद गजनवी है अक्टूबर 1924 से गजनी से चलता है। गजनी का प्रदेश हमने यहाँ पर देखा है, यह भारत है। इस प्रकार से हम देखें तो गजनी कहाँ पर स्थित था? यहाँ पर गजनी स्थित था। और यहाँ से महमूद गजनवी चलता है 1024 ईस्वी को। तो अटैक कहाँ पर करता है? यहाँ पर चालुक्यों का शासन था अनहिलवाड़ा में सोमनाथ। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है समुद्र के किनारे। सोमनाथ मंदिर है समुद्र के किनारे। जब इतनी दूरी है यहाँ पर गजनवी, और यहाँ पर जब महमूद गजनवी यहाँ से चलता है तो अपने साथ पूरी तैयारी के साथ अपने साथियों के साथ यहाँ से वो चलता है। 1 सप्ताह भर का सैनिक अपने साथ खाना व और भी जो वस्तुएं हैं वो लेकर यहाँ से चलते हैं, और अपने घोड़ों के लिए भरपूर मात्रा में चारा यहाँ से लेकर चलते हैं। और यहाँ पर जब महमूद गजनवी आता है तो सोमनाथ
मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सोमनाथ का मंदिर है जो, इसे 10,000 गांव प्राप्त थे। उनसे जो 10,000 गांवों की आय थी वो सोमनाथ मंदिर को मिलती थी, तथा यहाँ पर अपार धन संपदा थी। इस मंदिर में पता नहीं कितना सोना चांदी और जवाहरात यहाँ पर थे। यहाँ पर हम देखेंगे इस सोमनाथ मंदिर में 200 मन सोने की श्रृंखला यहाँ पर थी। और यहाँ पर जब एक रात का पहर पूर्ण हो जाता तो ब्राह्मणों के जो नवझुंड होते थे, यहाँ पर ब्राह्मणों के जो नवझुंड होते थे उन्हें जागरूक करने के लिए यह श्रृंखला घंटियों के तुल्य बजती हुई प्रतीत होती थी। और जब महमूद गजनवी यहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो इस मंदिर के लोग हैं, वो क्या है, दीवारों पर मनोरंजन कर रहे होते हैं। और एक विशेषता और है इस मंदिर की, समुद्र के किनारे था। जब ज्वार भाटा आता था और समुद्र की लहरें मंदिर की तरफ आती और वापस जाती, तो जो यहाँ के लोग हैं, अनहिलवाड़ा के लोग हैं, वो इस बात का संकेत मानते थे कि यह समुद्र मंदिर की पूजा करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और महमूद गजनवी इसे बुरी तरह लूटता है। तथा एक यहाँ पर शिव की मूर्ति होती है। शिव की मूर्ति चकमक पत्थरों के सहारे होती है, जिसका हम देखेंगे कोई सहारा नहीं होता और चकमक पत्थरों के कारण ही वह बीचों बीच हवा में टंगी हुई प्रतीत होती है, जो यहाँ पर चकित करने वाला विषय था। और महमूद गजनवी इस मंदिर को लूटने के बाद इस मूर्ति को भी तोड़ देता है और यहाँ पर 30,000 हाथियों पर अपना लूट का माल यहाँ से लेकर कहाँ जाता है, गजनी वापस लौट जाता है। और जब यह गजनी वापस लौटता है तो यहाँ पर हम देखेंगे जाटों के द्वारा इसे परेशान किया जाता है। जाटों के द्वारा यहाँ से इसकी कुछ संपत्ति लूट जाती है। और फिर हम देखेंगे 1027 ईस्वी में गजनी फिर से इन्हीं जाटों पर आक्रमण करता है अपना बदला लेने के लिए। और 1027 ईस्वी का जो आक्रमण है, 1027 ईस्वी का जो आक्रमण है वो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण रहता है। किसके खिलाफ रहता है? जाटों के खिलाफ रहता है। अगर पूछा जाए कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था और जो सोमनाथ का आक्रमण है वो 16वां आक्रमण था और प्रथम आक्रमण सीमावर्ती राज्यों पर हुआ था। फिर से हम इनको देख लेंगे। तुर्कों का आगमन है, इनका संस्थापक कौन रहता है? यहाँ पर हमने पढ़ा तुर्कों का आगमन हुआ, इनका संस्थापक कौन रहता है? अल्पतगीन रहता है। अल्पतगीन जिसने अपनी राजधानी किसे बनाया? गजनी को बनाया गया था। अल्पतगीन किसका दास था? अब्दुल मलिक का दास था। अगला जो दास व्यक्ति होता है वो कौन होता है? सबुक्तगीन होता है, जो अल्पतगीन के बाद शासक बनता है। और इसी सबुक्तगीन के द्वारा हिंदुस्तान पर पहली बार आक्रमण किया जाता है और भारत पर या हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की जो शासक था वो कौन रहता है? सबुक्तगीन रहता है। तथा सबुक्तगीन का संघर्ष ही किससे रहता है? हिंदूशाही शासकों से रहता है। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन सा बनता है? महमूद गजनवी बनता है। महमूद गजनवी जो सबुक्तगीन की विजयों से प्रेरित होकर ही भारत पर आक्रमण करता है। 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर यह आक्रमण करता है। जब यह गद्दी पर बैठता है तो कादिर अल बिल्लाह जो इनके खलीफा हैं उनके द्वारा इन्हें प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि वह हर साल भारत पर एक सैनिक अभियान करेगा तथा इसे वो एक सम्मान में चोगा भी भेजता है। इसके जो हम देखेंगे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के उद्देश्य क्या क्या रहते हैं। हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य है इस्लाम का प्रचार रहता है, जिसे उत्बी द्वारा क्या करार दिया जाता है? जिहाद। जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए युद्ध। लेकिन बहुत से शासक मानते हैं, इतिहासविद मानते हैं कि जो तुर्कों का आक्रमण था, महमूद गजनवी का आक्रमण था, वो भारत पर इस्लाम का प्रचार न होकर प्रथम वरीयता किसे देते हैं? भारत से जो धन संपदा लूटने को, भारत का जो माल है उसे लूटने के लिए। क्योंकि अगर इस्लाम का प्रचार होता तो यह पश्चिम की शक्तियों पर आक्रमण नहीं करता, ट्रांसक्शियन और ईरान के शासकों पर आक्रमण कभी नहीं करता। हवेल के द्वारा कहा गया है कि अगर बगदाद से उसे उतना ही धन मिलता जितना सोमनाथ की लूट से मिला है तो बड़ी निर्दयता के साथ जो है महमूद गजनवी बगदाद को भी रौंद देता।
बहुत से कारण हैं। हिंदूशाही शासकों का जो उसकी सीमा पर एक बड़ी शक्ति के रूप में होना, यह भी उसके आक्रमण का कारण बन जाता है। लेकिन हम देखेंगे जो उसका मुख्य कारण क्या है, भारत की धन संपदा ही रहेगा भारत पर आक्रमण करने का कारण। फिर से हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर गजनी है और नीचे यह भारत का क्षेत्र है। नीचे हम देखेंगे, नीचे देखेंगे यह भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर गजनी है और यहाँ से भारत पर आक्रमण किए जाते हैं। इस क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? दिल्ली का क्षेत्र है। नीचे हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? मथुरा का क्षेत्र है। यहाँ पर हम देखेंगे कन्नौज, यहाँ पर चंदेल शासक है। इस प्रकार से यहाँ पर चालुक्यों का शासन है, यहाँ पर हिंदूशाही शासक हैं बीच में। तो यहाँ से महमूद गजनवी आक्रमण करता है। महमूद गजनवी के द्वारा 1001 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया जाता है तथा जयपाल को बड़ा लज्जित किया जाता है। उसे बांधकर उसके सेना समेत उसके पुत्र पौत्रों के सहित उसके समक्ष लाया जाता है। यहाँ पर भी पहले युद्ध होता है, इसमें जयपाल की पराजय होती है। लगभग 15,000 हिंदू सैनिक यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जयपाल को इतना अपमानित किया जाता है तो वह समय को अग्नि को भेंट कर देता है। और उसके बाद उसका जो अगला आक्रमण है कहाँ पर होता है? मुल्तान पर होता है। मुल्तान का शासक है जो फतेह दाऊद रहता है। फतेह दाऊद करमाती संप्रदाय का था, वही वहाँ से लूट खसोट करता है। और उसके बाद हम देखेंगे आनंदपाल के साथ उसका संघर्ष होता है। आनंदपाल के साथ उसका संघर्ष होता है। आनंदपाल एक, यहाँ पर हम देखेंगे, एक संघ बनाता है राजपूत शासकों का, लेकिन यह संघ भी क्या होता है? परास्त हो जाता है। उसके बाद इसकी बड़ी विजय नागरकोट की रहती है। नागरकोट से वह बहुत सा धन संपत्ति लेकर यहाँ से चला जाता है। महत्वपूर्ण विजय है जो हम देखेंगे, कश्मीर इसने कभी भी विजित नहीं कर सका। महत्वपूर्ण जो इसका युद्ध है वो रहता है कन्नौज और सोमनाथ का रहता है। और कन्नौज पर आक्रमण करता है 1018 ईस्वी में। उत्तर भारत की यह विस्तृत राजधानी थी जिसका शासक कौन रहता है? राज्यपाल रहता है। तथा राज्यपाल यहाँ से पहले ही भाग जाता है। किससे? जब कन्नौज पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी तो राज्यपाल यहाँ से पहले ही अपने साथियों के साथ निकल लेता है और यहाँ से लूट खसोट कर महमूद गजनवी वापस चला जाता है। पता नहीं कितना धन संपत्ति यहाँ से ले उड़ता है। और उसके बाद विद्याधर जो शासक है, चंदेल शासक, यह इस बात से बड़ा क्रोधित होता है और एक संघ बनाता है और राज्यपाल की क्या करता है? हत्या कर देता है, जो महमूद गजनवी को बड़ी चुभती है। तो महमूद गजनवी बाद में आकर विद्याधर को यहाँ से खदेड़ता है। उसके बाद महत्वपूर्ण आक्रमण रहता है सोमनाथ का आक्रमण। पहले मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर भीमदेव अनहिलवाड़ा का या गुजरात का शासक था जो अपनों साथियों समेत यहाँ से पहले ही निकल लिया था। और सोमनाथ पर जो आक्रमण है हम देखेंगे महमूद गजनवी का, वो कब होता है? 1025 ईस्वी में होता है। और महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण है वो जाटों पर होता है 1027 ईस्वी में। जब महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ तो इसके साथ कुछ इतिहासकार भी आए थे, जिनमें हम प्रमुख रूप से देखें तो एक था अल-बरूनी, दूसरा उत्बी और तीसरा था बैहाकी, जिसे क्या कहा जाता था? पूर्व का पेपियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का पेपियस की उपाधि भी दी जाती है। अल-बरूनी की बात करें तो अल-बरूनी एक ज्योतिष और गणितज्ञ तथा बड़ा दार्शनिक था, एक साहित्यकार था जिसे बड़ा ही इन चीज़ों का ज्ञान था। तथा अल-बरूनी का जो जन्म है हम देखेंगे 973 ईस्वी में कहाँ होता है? खिवा में होता है, खिवा के प्रदेश में होता है। और गजनवी यहाँ पर आक्रमण करता है और इसे बंदी बनाकर अपने साथ ले आता है और बाद में इसे अपना राज दरबारी भी बनाता है। उत्बी जो है अल-बरूनी जो है, अल-बरूनी क्या करता है? भारत की जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विशेषताएं हैं उनकी जो जानकारी है अपनी पुस्तक में देता है। अल-बरूनी की पुस्तक रहती है किताब उल यामिनी। इस बुक में या इस पुस्तक में अल-बरूनी है जो भारत की
स्थिति है भारत की आर्थिक सामाजिक या भारतीयों की वेशभूषा के बारे में यहाँ पर जानकारी देता है। उत्बी है जो उत्बी के द्वारा जो इस्लाम युद्ध बताया गया है, धार्मिक युद्ध बताया गया है, किसके? महमूद गजनवी के आक्रमण की। उत्बी के द्वारा भी एक पुस्तक की रचना की जाती है, एक पुस्तक की रचना की जाती है, किताब उल यामिनी। सॉरी, हमने यहाँ पर जो पुस्तक है वो थी किताबुल हिंद। अल-बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद की रचना की जाती है और उत्बी के द्वारा किताबुल यामिनी की रचना की जाती है। ठीक है, इसी के साथ हम देखेंगे बैहाकी है जो बैहाकी के द्वारा किताब ए सबुक्तगीन, क्या? किताब ए सबुक्तगीन की रचना की जाती है। फिर से यहाँ पर देख लेंगे हम, जो महमूद गजनवी था, इसके आक्रमण के समय भारत में या हिंदुस्तान में 3 इसके इतिहासकार भी आए थे, अल-बरूनी, उत्बी व बैहाकी। जो अल-बरूनी है 973 में खेवा में इसका जन्म होता है तथा इसके द्वारा किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की जाती है। फिर है जो उत्बी के द्वारा किताबुल यामिनी की रचना की जाती है। फिर यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे भारत में इसके साथ आता है बैहाकी को पूर्व का पेपियस भी कहा जाता है, जिसके द्वारा एक पुस्तक की रचना की जाती है। इस कौन सी? किताब है सबुक्तगीन। ठीक है, इसी के साथ ही हम देखेंगे जो हमारे महमूद गजनवी के आक्रमण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर से हम मिलेंगे आपको अगली कक्षा में, और सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।